नमस्कार। कभी सोचा है कि कैसे व्यापारियों की एक कंपनी, सिर्फ एक कंपनी, एक पूरे के पूरे उपमहाद्वीप पर कब्जा कर लेती है, और फिर कैसे करोड़ों लोग उठ खड़े होते हैं और अपनी आज़ादी वापस छीन लेते हैं। आज हम इसी कहानी की परतों को खोलेंगे। 200 साल का इतिहास जिसमें उथल-पुथल है, ड्रामा है और है आधुनिक भारत की बनने की दास्तान। तो चलिए शुरू करते हैं। ये वो सवाल हैं जो इस पूरी कहानी की जड़ में है। देखिए, ये सिर्फ तारीखों और लड़ाइयों का हिसाब किताब नहीं है। नहीं, ये समझने की कोशिश है कि कैसे एक छोटा सा ट्रेडिंग पोस्ट एक विशाल साम्राज्य बन गया, और कैसे एक पूरी की पूरी कौम ने अपनी पहचान, अपनी आत्मा के लिए एक जंग लड़ी। तो कहानी शुरू होती है 18th सेंचुरी में। उस वक्त एक बहुत बड़ी ताकत बिखर रही थी, और वो थी मुगल सल्तनत। और देखिए, जब भी कोई इतनी बड़ी शक्ति गिरती है ना, तो वो अपने पीछे एक खालीपन छोड़ जाती है, एक ऐसा वैक्यूम जो नई ताकतों, नई महत्वाकांक्षाओं के लिए एक जंग का मैदान बन जाता है। तो हुआ ये कि 1707 में जो ताकतवर बादशाह थे औरंगजेब, उनकी मौत हो गई, और बस वहीं से अंत की शुरुआत हो गई। उनके जाने के बाद कोई उतना मजबूत लीडर था नहीं, तो सल्तनत अंदर से साजिशों और बाहर से हमलों का शिकार होने लगी। दिल्ली में जो सेंट्रल पावर थी, वो बस नाम की रह गई थी। लेकिन मुगलों का ये पतन, ये कोई अंत नहीं था। ये तो समझिए एक धमाका था, जिससे कई नई शुरुआतें हुईं। बंगाल, अवध जैसे सूबों ने कहा, अब हम आज़ाद हैं। मराठा साम्राज्य तो उस दौर की सबसे बड़ी इंडियन पावर बन गया। मतलब अब पावर किसी एक के हाथ में नहीं थी, ये एक तरह का फ्री फॉर ऑल था। हर कोई पुराने साम्राज्य के टुकड़ों पर कब्जा करने के लिए एक दूसरे से लड़ रहा था। और इसी उथल-पुथल, इसी सत्ता की लड़ाई के बीच एक बाहरी खिलाड़ी ने एक बहुत बड़ा मौका देखा। कमाल की बात यह है कि वो यहाँ हुकूमत करने नहीं आए थे। नहीं, उनका मकसद तो सिर्फ व्यापार करना था। ये थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। कंपनी की सत्ता की नींव दो लड़ाइयों ने रखी। पहली 1757 में प्लासी की लड़ाई। सच कहें तो ये लड़ाई थी ही नहीं, ये एक धोखा था। साजिश और रिश्वत के दम पर जीती गई जंग, जिसने बंगाल का खजाना उनके हाथों में दे दिया। लेकिन 1764 में बक्सर की लड़ाई, वो एक असली जबरदस्त फौजी जीत थी, और ऐसी जीत के बाद उन्हें मिला टैक्स वसूलने का हक, और बस यहीं से वो व्यापारी से शासक बन गए। अब अपना कंट्रोल और फैलाने के लिए उन्होंने कुछ बड़ी चालाक नीतियां अपनाई। पहली थी सब्सिडियरी अलायंस या सहायक संधि। सुनने में तो ये एक सिक्योरिटी डील जैसी लगती थी, हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे, पर असल में ये एक जाल था। भारतीय राजाओं को ब्रिटिश फौज रखने के लिए पैसे देने पड़ते थे, और बदले में अपनी सारी फॉरेन पॉलिसी और धीरे धीरे अपनी पूरी आज़ादी ही गंवा बैठते थे। इसके बाद आई एक और भी ज्यादा सीधी और कह सकते हैं ढीठ पॉलिसी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। नियम बहुत सीधा और क्रूर था। अगर किसी राजा की मौत बिना किसी पुरुष वारिस के हो जाती है, तो उसका राजपाट सीधा कंपनी हड़प लेगी, बात खत्म। कई भारतीय शासकों के लिए ये तो दिन दहाड़े डकैती थी। तो करीब 100 साल से जो गुस्सा, जो शोषण, जो अपमान का लावा अंदर ही अंदर उबल रहा था, वो आखिरकार फट पड़ा। 1857 का विद्रोह, ये कंपनी राज के खिलाफ सबसे बड़ी, सबसे संगठित बगावत थी। एक ऐसी क्रांति जिसने भारत में ब्रिटिश हुकूमत की नींव तक हिला दी। देखिए, ये विद्रोह किसी एक वजह से नहीं हुआ, ये तो शिकायतों का एक सैलाब था। राजा नवाब इसलिए नाराज थे क्योंकि उनकी सत्ता छीनी जा रही थी। किसान, वो तो टैक्स के बोझ तले दबे जा रहे थे। और आम आदमी को लग रहा था कि अंग्रेज उनके धर्म, उनकी परंपराओं को खत्म करना चाहते हैं। मतलब समाज के हर हिस्से के पास लड़ने की अपनी वजह थी। और इस सुलगती हुई आग में घी का काम किया एक अफवाह ने। सिपाहियों के बीच ये बात फैल गई कि जो नई राइफल के कारतूस हैं, उन पर गाय और सुअर की चर्बी लगी है। अब ये हिंदू और मुस्लिम दोनों ही सिपाहियों के धर्म पर सीधा हमला था। बस एक फौजी मुद्दा देखते ही देखते एक सांस्कृतिक जंग में बदल गया। विद्रोह को तो बड़ी बेरहमी से कुचल दिया गया, लेकिन इसके बाद सब कुछ बदल गया। ईस्ट इंडिया कंपनी का राज खत्म, और भारत सीधा ब्रिटिश क्राउन यानी महारानी के शासन के अंडर आ गया। पर सबसे बड़ा बदलाव था अंग्रेजों की सोच में। उन्होंने एक सबक सीखा, अगर भारत पर राज करना है तो उन्हें फूट डालो और राज करो की नीति को और भी ज्यादा मजबूती से लागू करना होगा। हिंदू और मुसलमान को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करना होगा।
तो हाँ, 1857 की ये हथियारबंद लड़ाई नाकाम हो गई, लेकिन इसकी राख से कुछ बहुत नया और बहुत ताकतवर पैदा हुआ, और वो था एक साझा भारतीय होने का एहसास, इंडियन नेशनलिज्म। लोगों को ये समझ आ गया कि अगर आज़ादी चाहिए तो अलग अलग नहीं, एक होकर, संगठित होकर लड़ना होगा। शुरू में इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो नेता थे वो नरम दल के थे। उन्हें लगता था कि अंग्रेज न्यायप्रिय हैं और अगर हम उनसे अपील करेंगे, याचिकाएं देंगे तो वो हमारी बात मान लेंगे। लेकिन 1905 में जब बंगाल का बंटवारा हुआ तो सब बदल गया। एक नई पीढ़ी सामने आई, गरम दल की। उन्होंने कहा, बस बहुत हुई प्रार्थनाएं, अब हमें चाहिए स्वराज, यानी हमारा अपना राज। और यहीं से हम आज़ादी की लड़ाई के आखिरी और सबसे अहम दौर में दाखिल होते हैं। ये वो दौर था जिसे एक शख्स ने अपनी सोच से पूरी तरह बदल दिया। एक ऐसा शख्स जो इस खेल के सारे नियम बदलने वाला था, महात्मा गांधी। ये अब राजाओं या पढ़े लिखे लोगों की नहीं, बल्कि आम जनता की लड़ाई बनने वाली थी। 1915 में जब गांधी जी भारत लौटे तो वो अपने साथ 2 नए हथियार लेकर आए, सत्याग्रह और अहिंसा, यानी सच के लिए लड़ना पर बिना हिंसा के। और इन हथियारों से उन्होंने वो कर दिखाया जो किसी ने सोचा नहीं था। उन्होंने लाखों करोड़ों आम हिंदुस्तानियों को अपने साथ जोड़ा, पहले असहयोग आंदोलन में, फिर नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी मार्च में, और आखिर में 1942 में जब उन्होंने नारा दिया, करो या मरो, भारत छोड़ो आंदोलन। लेकिन हाँ, गांधी जी का रास्ता ही अकेला रास्ता नहीं था। आज़ादी की लड़ाई की कई और धाराएं भी साथ साथ बह रही थी। एक तरफ भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी थे जिनका मानना था कि आज़ादी लड़कर ही मिलेगी। दूसरी तरफ सुभाष चंद्र बोस थे जो आज़ाद हिंद फौज बनाकर बाहर से अंग्रेजों पर हमला करना चाहते थे। और इसी के साथ मुस्लिम लीग की राजनीति भी तेज हो रही थी, जो मुसलमानों के लिए एक अलग देश की मांग कर रही थी। और ये सब हमें कहानी के आखिरी सबसे नाटकीय मोड़ पर ले आता है, ब्रिटिश राज का अंत। एक ऐसा अंत जहां आज़ादी की खुशी तो थी, लेकिन उस पर बंटवारे की भयानक त्रासदी का साया भी था। हुआ ये कि दूसरे वर्ल्ड वॉर के बाद ब्रिटेन की कमर टूट चुकी थी। वो अब भारत पर और राज नहीं कर सकते थे। भारत को एक रखने की आखिरी कोशिशें भी नाकाम हो गईं, क्योंकि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच भरोसा पूरी तरह खत्म हो चुका था। तो आखिरी वाइसरॉय लॉर्ड माउंटबैटन ने बहुत तेजी से सत्ता सौंपने का एक प्लान बनाया, जिसमें बंटवारा शामिल था, और 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हो गया। लेकिन इस आज़ादी की कीमत चुकाई गई, और वो कीमत बहुत बड़ी थी। बंटवारे की वजह से करीब 1.5 करोड़ लोगों को अपने घर-बार छोड़ने पड़े। ये इंसानी इतिहास के सबसे बड़े माइग्रेशन में से एक था। और जो दंगे हुए उस भयानक हिंसा में अनुमान है कि करीब 20 लाख लोगों की जानें गईं। तो भारत की आज़ादी एक ऐतिहासिक जीत थी, इसमें कोई शक नहीं। दशकों की कुर्बानियों का नतीजा थी। लेकिन बंटवारे का जो जख्म है वो आज भी हमारी यादों में ताज़ा है, और ये हमें एक ऐसे सवाल के साथ छोड़ जाता है जो आज भी उतना ही मौजू है। आज़ादी तो मिली, पर आखिर किस कीमत पर?